Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss a very important long question of your book. It is about the thyroid gland. Thyroid gland की क्या-क्या secretions हैं, किस तरह से इसको stimulate किया जाता है और फिर इसके साथ ही साथ hyperthyroidism और hypothyroidism के क्या-क्या अलामात हैं, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे तो हम ये बात करें कि हमारे पास जो पहला ग्लैंड यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, इट इज थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं वो ब्लड के जरिए पूरी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑलराइट, सो थायराइड ग्लैंड इज द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। अब स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड अगर एंडोक्राइन है तो आपको याद होना चाहिए कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट या मॉडरेट करते रहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो थायराइड ग्लैंड है, सबसे पहले आपको इसकी पोजीशन का पता होना चाहिए। आपकी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में आपके वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे एक गदूद अल्लाह ताला ने अटैच कर दिया हुआ है जिसके दो लोब्स हैं। अगर हम इसको सीधा करके देखें तो हम यूं कहते हैं कि इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। ये तितली नुमा जो ग्लैंड अटैच हुआ है, एक इसका राइट साइड का लोब कहलाएगा, एक इसका लेफ्ट साइड का लोब कहलाएगा, और वो कनेक्टिव टिश्यू जिसकी वजह से ये जुड़ा हुआ है आपस में, उसको हम कहते हैं इस्थमस। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इसकी शक्ल और इसकी पोजीशन। आपको ये याद होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड जो है अगर गले में है तो फौरी तौर पे इसको जबरदस्त किस्म की वैस्कुलराइजेशन की भी जरूरत होगी, यानी कि ब्लड सप्लाई की, क्योंकि अगर ये पूरी बॉडी की एक्टिविटीज में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है तो जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से इसको वैस्कुलराइज किया जाएगा, ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, उतना ही आसान और एफिशिएंट बना सकेगा ये अपनी सिक्रीशंस को बाकी टारगेट सेल्स तक पहुंचाना और उनसे काम करवाना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जो जनरल सी बातें हैं इसको बहुत ही आसान अंदाज में टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करते जाइएगा, आपको समझ भी आएगी और साथ साथ लिख भी लीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब भी याद रह जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें जो हेडिंग बनाएंगे, इट इज पोजीशन, कि where does the thyroid gland lie inside the human body or the mammalian body? So it is situated below the larynx. Larynx क्या है? आपका वॉइस बॉक्स जहां से हमारी ये आवाज पैदा हो रही है। ऑलराइट, फिर उसके साथ ही साथ मॉर्फोलॉजी, जो शक्ल है इसकी अगर हम बात करें तो इट हैज टू लोब्स, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब कनेक्टेड बाय इस्थमस, अभी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगली चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट हैज द स्टिम्युलेशन। अब स्टिम्युलेशन के लिए ये बात याद रखें कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इंटरनल स्टिमुलाई जितने भी हैं उन सब की जो सेंसरी रिसेप्शन है उसका इंचार्ज कौन है हमारी बॉडी में? दैट इज हाइपोथैलेमस। ऑलराइट, तो हाइपोथैलेमस को जैसे ही ये फील होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी लो हो रही है, बॉडी को सर्दी लगना शुरू हो गई है, बॉडी को गर्मी लगना शुरू हो गई है, या बॉडी के अंदर ओवरऑल भूख की सी कैफियत पैदा हो रही है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपका हाइपोथैलेमस स्विच ऑन हो जाएगा और वो थायराइड को स्टिमुलेट करने का एक पूरा पाथवे डेवलप कर लेगा। ये किस तरह से डेवलप किया जाता है? हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, दे विल रिलीज अ स्पेशलाइज्ड केमिकल नोन एज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ऑलराइट, ये ट्रेवल करके आएगा ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से टुवर्ड्स द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के अंदर फिर एक नया केमिकल सिंथेसाइज किया जाएगा, दैट इज नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑलराइट, TSH जिसको हम कहते हैं। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ट्रेवल करता हुआ आएगा और डायरेक्टली आपके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जब ये सिक्रीशंस थायराइड तक पहुंचती हैं तो आपके जहन में एक कंसेप्ट को मजीद अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं थोड़ी सी डिटेल यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि असल में जो थायराइड ग्लैंड हमें नजर आ रहा है, जब इसके अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें छोटे छोटे फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिनको हम थायराइड फॉलिकल्स कह सकते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स हैं, एक इनकी एपिथेलियम बनी हुई है, यानी कि जो बैरूनी लेयर है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पे मुश्तमिल होती है नॉर्मली। अब ये जो फॉलिकल्स नुमा स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं, इन फॉलिकल नुमा स्ट्रक्चर्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर मौजूद हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स। अब ये फौरन उस रिसेप्टर को रिसीव करेंगे और फौरन थायराइड हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन बनाने की फिक्र में लग जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस आर सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो उसमें आप ये बात याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन तो मशहूर जमाना थायराइड हार्मोन है,
उसके साथ ही साथ एक और T3 नाम की सिक्रीशन जिसे हम ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं, और फिर एक और हार्मोन जो आमतौर पे थायराइड ग्लैंड के साथ मंसूब तो है, लेकिन इसको हम समझते हैं कि शायद ये कहीं और से ही पैदा होता होगा, इसको आपने भूलना नहीं है। दिस इज कैल्सिटोनिन, आल्सो नोन एज थायराइड कैल्सिटोनिन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो कैल्सिटोनिन इसके नाम से पता चल रहा है इसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होगा। इस सेशन में मेनली हमारा फोकस रहेगा ओनली ऑन द थायराइड सिक्रीशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये बात ध्यान में रखें कि जैसे ही ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके फॉलिकल सेल्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, तो हमें फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर्स का भी पता होना चाहिए कि एक तो उसके एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स की स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स इस चीज में है कि इनका काम है कि जो ब्लड सप्लाई इर्द गिर्द मौजूद है उन ब्लड वेसल्स में से आयोडाइड्स को पकड़ना और बाद में आयोडीन में कन्वर्ट करके तो इनर कोर की तरफ भेज देना, यानी फॉलिकल का जो अंदरूनी हिस्सा है उसकी जानिब भेज देना। अब अगर हम फॉलिकल के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पे एक फ्लूइड मौजूद है दैट इज रिच इन अ ग्लाइकोप्रोटीन, और इस ग्लाइकोप्रोटीन के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। ऑलराइट, आपको उसके नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि इट इज द प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड। ऑलराइट, और है क्या ग्लोबुलिन, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। तो अब ये जो प्रोटीन है असल में इसके पास प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं थायरोक्सिन बनाने वाले, और उन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को स्टूडेंट्स आपको याद रखेंगे टायरोसिन के नाम से। ऑलराइट, तो टायरोसिन एक मशहूर जमाना अमीनो एसिड का नाम है। अब ये जो टायरोसिन है इसका बनाना या इसका अवेलेबल बनाना ही असल काम है टायरोसिन की प्रोडक्शन के लिए। अब टायरोसिन जैसे ही अवेलेबल होता है बाहर से ब्लड में से क्या निकाला जा रहा है, आयोडीन निकाला जा रहा है, तो उस आयोडीन को इस टायरोसिन के साथ मिला के तो ये जो दो सिक्रीशंस जिनको हम T3 और T4 कहते हैं, तो इस पहेली को भी अगर हम सुलझाना चाहें तो आपके लिए कंसेप्चुअली बहुत आसान अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये याद रखना भी आसान हो जाए। जी स्टूडेंट्स, T3 और T4 के नाम की जो सिक्रीशंस हैं असल में ये किस तरह से बन रही हैं इसको भी समझ लीजिए कि पहले नंबर पे हमारे पास टायरोसिन है और एक आयोडाइड अगर इसके साथ या आयोडीन इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज मोनोआयोडोटायरोसिन। ऑलराइट, अब ये जो मोनोआयोडोटायरोसिन बना है इसका मतलब क्या है कि एक टायरोसिन अमीनो एसिड है इसके पास और इसके पास एक ही आयोडीन अटैच हुआ है, लेकिन समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि एक टायरोसिन के साथ दो आयोडीन्स अटैच हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, डाईआयोडोटायरोसिन। ऑलराइट, अब ये दो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स बन जाने के साथ ही अब कॉम्बिनेशंस याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि देखें, एक MIT यानी कि मोनोआयोडोटायरोसिन और एक DIT यानी कि डाईआयोडोटायरोसिन जब कंबाइन होंगे तो मोनो प्लस डाई ये क्या हो गया, ट्राईआयोडोथायरोनिन मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा, दैट इज नोन एज T3। ऑलराइट, और इसी तरह से अगर DIT कंबाइंस विद अ DIT, diiodotyrosine combines with a diiodotyrosine, it becomes T4, that is generally known as thyroxine or tetraiodothyronine. Alright students, तो ये बन गई आपकी secretions. This is the general physiology that is going on within the thyroid gland. Alright, अब ये जो secretion बनी है इसने बहुत सारे अहम काम आपकी बॉडी के अंदर संभाले हुए हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज आप ये याद रखेंगे कि ये हार्मोन बन तो हमारी बॉडी के अंदर शुरू से ही रहा है, जब से आप पैदा हुए हैं तब से ही एक्टिव हो चुका हुआ है और कंटिन्यूअसली इसकी सिक्रीशन सिक्रीट होती चली जाती है हमारी बॉडी में। लेकिन अहम तरीन हिस्सा ये है कि वो कौन से आपकी पूरी लाइफ के अंदर वो लाइफ स्पैन या वो ड्यूरेशंस हैं कि जब इसकी सिक्रीशन मैक्सिमम होती है। तो इसमें स्टूडेंट्स पहला हिस्सा तो ये याद रखें कि इसका काम ग्रोथ को भी साथ साथ रेगुलेट करवाना है। तो आपकी रैपिड ग्रोथ फेज या रैपिड ग्रोथ पीरियड्स जो है लाइफ के, उनके अंदर इसकी सिक्रीशन मैक्सिमम हो जाएगी, हाई एक्टिविटी शो कर रहा होगा ये ग्लैंड उस वक्त। फिर उसके साथ ही साथ इन प्रेग्नेंट फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान इसकी सिक्रीशन बढ़ सकती है, और तो और ये भी देखा गया है कि साथ ही साथ सेक्सुअल मैच्योरेशन या स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर भी इसकी सिक्रीशन में इजाफा हो जाता है। तो दीज आर द ड्यूरेशंस व्हेन द थायराइड्स दे शो हाईएस्ट एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमंस और द मैमल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो जनरल फंक्शंस आपने याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, लेकिन आपके समझने के लिए इंतहाई अहम चीजें हैं। आप कंसेप्ट भी इसमें से ग्रैब कीजिए और फिर साथ ही साथ ये भी देख लें कि आपने लिखने किस तरह से हैं। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें यह है,
इट कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये क्या चीज है, इसको समझ लें। आप लोग एक टर्म से वाकिफ हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट, अब ये जो मेटाबॉलिज्म की टर्म है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी। ऑलराइट, यानी एक जिस्म के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक वक्त में, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के मजमूए को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। लेकिन यहां पे हमने मेटाबॉलिज्म के साथ क्या अटैच कर दिया? बेसल मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड आपको जिंदा रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कम से कम रेंज ऑफ एनर्जी को भी कंट्रोल करना थायराइड का काम है। ऑलराइट, यानी कि और आसान करें अगर हम इसको, तो आप यूं समझ सकते हैं आपके जिंदा रहने के लिए जो मेटाबॉलिक रेट चाहिए वो मेंटेन करना भी थायराइड का काम है। तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन कर रहा है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, इसको मेंटेन करने के पीछे जो काम चल रहे हैं वो क्या है, इसको भी जरूर समझिएगा कि टारगेट सेल्स बुनियादी तौर पे आपके थायराइड की जो सिक्रीशंस हैं, थायरॉक्सिन जिसको हम कहते हैं, उसके टारगेट सेल्स कौन कौन हो सकते हैं? लिवर हो सकता है, मसल हो सकते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज हैं वहां पे भी जाके अपना एक्शन शो करता है। क्या क्या कर रहा है? इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस नाम से तो आप वाकिफ हैं। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स present inside the liver and muscles of the animals. All right students, इसी वजह से हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। फिर दूसरी चीज लिपोलाइसिस और लिपोलिसिस जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? लिपिड्स की ब्रेकडाउन फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू और वेयरएवर द लिपिड्स आर स्टोर्ड विद इन द बॉडी। जब आपको एनर्जी की जरूरत है या हीट की जरूरत है और आपके पास फूड का इनटेक नहीं चल रहा, तो जो आपके रिजर्व्स लिपिड्स की फॉर्म में है उनको तोड़ के और वहां से एक काम किया जाएगा, दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑलराइट, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? नए कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाना, और फिर उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को भी बनाने का मकसद क्या है कि बाद में इनको रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में शंट किया जाएगा और फिर उसके बाद इनको तोड़ के इनमें से एटीपीज बनाए जाएंगे और फिर एटीपीज को तोड़ के हीट एनर्जी पैदा की जाएगी। अगर स्टिमुलस कोल्ड था तो इस हीट की वजह से आप नेगेटिव फीडबैक के थ्रू अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फौरन कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो एक्ट इन कंजंक्शन विद एसटीएच फॉर ग्रोथ। अब ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने से ताल्लुक रखता है कि अगर सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन दैट इज कमिंग फ्रॉम पिट्यूटरी ये भी ग्रोथ कंट्रोल कर रहा है और थायराइड भी ग्रोथ कंट्रोल कर रहा है, तो क्या दोनों मिलके जो ग्रोथ का काम करवा रहे हैं बॉडी के अंदर वो एक ही जैसा है? तो कोई एक ही हार्मोन ये काम करवा लेता? तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि यहां पे एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है इन दोनों की ग्रोथ को कंट्रोल करने के अमल के दौरान। वो डिफरेंस क्या है कि जो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन है वो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ करवा रहा होता है, यानी कि जिस लिहाज से आपके इंटरनल ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं उसी स्पीड के साथ उसने स्केलेटन की ग्रोथ को भी कंट्रोल करना होता है। ऑन द अदर साइड जब हम खाली थायराइड की बात करते हैं तो इसका मेन फोकस होता है टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन। ऑलराइट, बोन्स वगैरह के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन और उसकी स्ट्रेंथनिंग और उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करवाना असल में इसका काम है। और फिर बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि थायरॉक्सिन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एरिथ्रोपोएसिस। और एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू रेड ब्लड सेल्स। इसकी स्टिमुलेशन में भी थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और वो ये कि लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर यानी कि एम्फीबियंस में भी देखा गया है कि थायरॉक्सिन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। किस तरह से सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट्स? कि इनमें ऑब्जर्व किया जाता है कि एम्फीबियंस की जो लाइफ स्पैन है या जो उनके लाइफ साइकिल्स हैं उसमें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि आगाज में वो जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद वो टेडपोल में कन्वर्ट होता है और फिर एडल्ट बन जाता है। तो द होल प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अब स्टूडेंट्स ये जो मेटामॉर्फोसिस का अमल है इस अमल को कंट्रोल करना भी एम्फीबियंस के थायराइड ग्लैंड का काम है। अगर यूं किया जाए कि किसी टेडपोल में से यानी कि फ्रॉग के छोटे बच्चे में से जो भी एक्वेटिक लाइफ गुजार रहा है उसमें से थायराइड को रिमूव कर दिया जाए तो पहले नंबर पे तो वो किसी किस्म की एक्सटर्नल स्ट्रेस के साथ कोप करने के काबिल नहीं रहेगा, यानी सर्दी गर्मी वगैरह वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा इट विल ग्रो इनटू अ लार्जर टेडपोल इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। वो मैच्योर फ्रॉग नहीं बन सकेगा बल्कि वो बड़े साइज का टेडपोल ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ
और differentiation within the amphibians, it is also controlled by the thyroid gland. All right students, फिर इसके साथ एक इंतहाई अहम पॉइंट ये बात याद रखिएगा कि thyroid gland is also the controlling secretory organ for differentiation of different nervous tissues, for example the differentiation of neurons, और फिर उसके साथ ही साथ जो माइलिनेशन चल रही होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, ये भी थायरॉक्सिन के अंडर कंट्रोल चल रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम के साथ भी थायरॉक्सिन का या थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए अगर सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा चली जाए, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म वाला केस हो जाए, या फिर सिक्रीशन जरूरत से कम हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म वाला केस हो जाए, तो कुछ एबनॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व की गई हैं, जिनमें से 2-3 एग्जांपल स्टूडेंट्स इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें से जो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द थायराइड। ऑलराइट, यानी कि अगर थायराइड जरूरत से ज्यादा सिक्रीशंस पैदा कर रहा है तो उस सूरत में सबसे पहले तो ये याद रखें कि उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म, या समटाइम्स इसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहा जाता है, कि जरूरत से ज्यादा थायराइड पैदा हो गया और वो नुकसान की जानिब जाना शुरू हो गया, बजाय इसके कि उससे फायदा हो। तो उसके लिए जो पहली बीमारी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, इट इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज के खिलाफ खास किस्म की एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। और ग्रेव्स डिजीज वाले केस में ये बात याद रखें, बी सेल्स और टी सेल्स आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि जो बी सेल्स हैं इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज, ये खास किस्म के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम कहेंगे कि ये पैदा कर रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो प्रोटीन्स हैं जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाले रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड होने की सलाहियत रखते हैं, और वहां पे ये मैसेज जाता है कि थायराइड अपनी सिक्रीशंस को बहुत स्पीड के साथ सिक्रीट करना शुरू कर दे। तो ये जो रिसेप्टर्स जो फॉलिक्यूलर सेल्स के ऊपर मौजूद थे, वो रिसेप्टर्स फौरन इस मैसेज को अपने ऊपर इनटेक करते हैं और बेतहाशा सिक्रीशंस में इजाफा कर देते हैं। अब इस ओवर सिक्रीशन की वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जिसे स्टूडेंट्स हम पहले नंबर पे कहेंगे एक्सोथेल्मिक गॉइटर, जिसकी बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो अलामत है वो ये है कि आई बॉल्स जो हैं, जो आपके डेले हैं आंखों के, वो इस तरह लगता है कि जैसे बाहर की जानिब निकल रहे हैं, बल्जिंग आईज वाली कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स हाई लेवल्स ऑफ थायराइड, ऑब्वियसली जब थायराइड टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि इसकी सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा हो चुकी हुई है। फिर उसके साथ ही साथ इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, टेम्परेचर भी जरूरत से ज्यादा हाई रह सकता है, हार्ट या कार्डियक आउटपुट जो है वो भी ज्यादा देर तक हाई रह सकती है, और तो और एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं पैल्पिटेशंस, कि वक्तन फवक्तन दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना और तेजी की जाने माइल हो जाना, ये कंडीशन भी ऑब्जर्व की जा सकती है। और अगर यही काम जरूरत से ज्यादा देर के लिए प्रोलॉन्ग होता चला जाए तो फिर क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन हो जाएगी एंड द पेशेंट में डाई, इसकी वजह से वफात भी हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ अगर हम डेफिशिएंसी की जानिब चलें, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, यानी कि थायराइड की सिक्रीशन में कमी आना शुरू हो जाना, तो उसके लिए स्टूडेंट्स 2 केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज कंजेनिटल डेफिशिएंसी। पैदाइशी तौर पे बचपन से ही अगर थायराइड की सिक्रीशन में कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्रेटिनिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और क्रेटिनिज्म की बुनियादी तौर पे पहचान क्या है, लैक ऑफ द थायरॉक्सिन, के थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन में बहुत ही नुमाया कमी देखी जा सकती है। फिर उसके साथ ही साथ अलामात जिसकी बुनियाद पे आप पहचानेंगे कि दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द क्रेटिनिज्म, उसमें क्या नोट किया गया है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहली चीज यही कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म और डिफरेंशिएशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये सारे बेसिक काम चूंकि थायरॉक्सिन करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे फंक्शंस मुतासिर होंगे और इसी की वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट खराबी की जानिब जाना शुरू हो जाएगी। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट अलामात हम याद रखेंगे, स्मॉल स्टेचर, यानी कि एक हाइट का, कद का छोटे रह जाना, यह भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। कोर्स स्कैंटी हेयर, इसका क्या मतलब है कि बाल बहुत कम हैं, खुरदरे हैं, रफ हैं और सर की जिल्द नजर आ सकती है बालों के अंदर से, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। थिक येलोइश स्केली स्किन, रफ किस्म की स्किन होगी जो कि पेल या येलोइश कलर की नजर आ सकती है। और तो और फेल टू डेवलप सेक्सुअली,
नो सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी कि इमेच्योर सेक्सुअलिटी इनके अंदर ऑब्जर्व की जा सकती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट सेकंड केस जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि अगर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद यानी कि इन्फेंसी को क्रॉस करने के बाद अगर ऐसी कंडीशन हो कि थायराइड की सिक्रीशंस में कमी होती चली जाए तो फिर क्या देखा जा सकता है कि गॉइटर या मिक्सोडेमा, दो कंडीशंस हम यहां पे बात करने जा रहे हैं दोनों की। पहले नंबर में गॉइटर जिसे आप उर्फे आम में गिल्लड़ के नाम से जानते हैं, और ये मशहूर जमाना बात है स्टूडेंट्स कि आयोडाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल करें अपनी खुराक के अंदर ताकि आयोडीन की जो आपकी डाइट के अंदर अगर कमी है तो उसको ये नमक पूरा करना शुरू कर देता है। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड की ओवरऑल सिक्रीशंस कम होना शुरू हो जाएंगी, और जब हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि अब बॉडी के वो तमाम फंक्शंस जो थायराइड कंट्रोल कर रहा था वो ठीक तरीके से मुकम्मल नहीं किए जा सकेंगे। ऑलराइट, फिर इसमें क्या देखा जा सकता है, स्वेलिंग ऑफ नेक यानी गर्दन के अगले हिस्से में एक बड़ा उभार बनता हुआ नजर आए जिसे हम गिल्लड़ कहते हैं। और फिर उसके साथ ही साथ मिक्सोडेमा वाली कंडीशन में क्या नजर आ सकता है, डेपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट, इंक्रीज्ड वेट, पफिनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन, पिलपिला हो जाना या फूले हुए नजर आना जल्द का चेहरे के ऊपर और हाथों के ऊपर खास तौर पे, बॉडीली एंड मेंटल प्रोसेसेस आर रिटार्टेड। तो इन तमाम अलामात का मतलब क्या है कि दिस पर्सन शुड स्टार्ट द इनटेक ऑफ आयोडीन, या आप अपनी नॉर्मल डाइट में अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे तो इन बहुत सारी बीमारियों से और इन अलामात से अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। फिर इंशाअल्लाह ताला बकिया सिक्रीशंस जो हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।